हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और आज का जो वीडियो है ये हीमोडायलिसिस में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्हीं की डिमांड पे ये वीडियो है। साथ में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको डायलिसिस से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं। साथ में अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी चाहिए तो अगर आपका मन करे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टेलीग्राम पे आपको जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनकी पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ की पीडीएफ ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है हीमोडायलिसिस में, लेकिन सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो है नंबर 1 ए हाइपोटेंशन। ठीक है, वैसे सभी है, डीडीएस भी होता है, हीमोलाइसिस भी होता है, सारे कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या है, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज हीमोलाइसिस ड्यूरिंग डायलिसिस। क्या कॉजेज है ड्यूरिंग डायलिसिस हीमोलाइसिस होने के। इंक्रीज क्लोरामाइन इन वाटर यूज फॉर हीमोडायलिसिस, मतलब अगर जो पानी यूज़ हो रहा है हीमोडायलिसिस में अगर उसमें क्लोरामाइन बढ़ जाए वो, या नाइट्रेट कंटामिनेशन हो जाए डायलिजेट हमारा, या फिर क्या हो जाए जो फॉर्मल्डिहाइड है वो रीप्रोसेसिंग के बाद में क्या हो जाए डायलाइजर में ही रह जाए, या फिर हम जैसे मशीन को फॉर्मल्डिहाइड देते हैं दैट टाइम वो फॉर्मेलिन क्या हो जाए उसी में प्रॉपर मतलब रिंस वगैरह या प्रॉपर मतलब उसका डिसइंफेक्शन ना हुआ तो वो वहाँ पे मशीन में रह जाए। ठीक है, दूसरा हाइपोटोनिक डायलिजेट सॉल्यूशन यूज़ करें तो, या फिर टेम्परेचर जो है डायलिजेट का कितना बढ़ जाए। अब बढ़ेगा भी कितना, या तो 108 फ़ारेनहाइट या 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। तो ये सारी जो सिचुएशन है अगर ऐसा हो जाता है तो दैट सिचुएशन में क्या होता है, हीमोलाइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हीमोलाइसिस क्या होता है, आरबीसी मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हमारे रुधिर की जो कणिकाएं हैं, ब्लड में जो रुधिर, ब्लड जिसको हम रुधिर बोलते हैं, तो इस ब्लड की जो कणिकाएं मतलब ब्लड सेल्स आरबीसी, इन आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायलाइजर रिएक्शन, कि डायलाइजर रिएक्शन क्या है। तो देखिए, डायलाइजर रिएक्शन कौन से होते हैं, रिएक्शन विच डेवलप 1 मिनट टू 20 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग डायलिसिस, बर्निंग एंड हीट सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी, या चेस्ट टाइटनेस एंड कार्डियक अरेस्ट, या ऑल ऑफ द एबव। इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि जो डायलाइजर रिएक्शन होते हैं अगर किसी पेशेंट को डायलाइजर की वजह से मीन्स की आर्टिफिशियल किडनी की वजह से रिएक्शन हो रहा है तो वो 1 मिनट से 20 मिनट के अंदर अंदर दिखाई दे जाएगा, और उसमें क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, गर्मी लग सकती है उसको, चेस्ट में मतलब बहुत टाइट फील होगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, साथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब पूरी बॉडी मतलब उसकी जलने जैसी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर सिम्टम ऑफ पायरोजेनिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या सिम्टम है पायरोजेनिक रिएक्शन के। वैसे तो मैंने पायरोजेनिक रिएक्शन पे वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। पायरोजन क्या है, कोई भी बाहर की चीज़ हमारी बॉडी में आके अगर हमको बीमार कर देती है तो ये क्या कहलाता है, और उसकी वजह से हम में कोई रिएक्शन हो या हम बीमार पड़ जाएं कोई किसी भी बाहर की चीज़ से, तो ये क्या कहलाता है, पायरोजन रिएक्शन कहलाते हैं। पायरोजन मीन्स बाहर की कोई चीज़ आके हमें अगर बीमार कर देती है या हमारे अंदर कुछ उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है या अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, तो ये क्या कहलाता है, पायरोजन रिएक्शन कहलाते हैं। अब इस पायरोजेनिक रिएक्शन के सिम्टम्स क्या हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों, इसमें जब पायरोजेनिक रिएक्शन होते हैं उसमें चिल्स भी आ सकता है, नोजिया भी मतलब ठंड भी लग सकती है, कांपने लगेंगे आप, नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, साथ में फीवर, बुखार भी। नोजिया वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या है कि उल्टी आना, नोजिया क्या है, वोमिटिंग जैसा लगेगा लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, फीवर हो सकता है आपको, बुखार हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, हाउ डू डायलिसिस पेशेंट ट्रीट हाइपरटेंशन। डायलिसिस पेशेंट में हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखिए, डाईहाइड्रो
पायरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं हम उसको। एडवाइस करें कि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड ना बढ़ा के लाए, लिमिट में पानी पिए, मतलब 2 लीटर 2.5 लीटर, जैसे बहुत सारे पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी के आते हैं ना, तो उसको एडवाइस करें कि वो कम लिमिट में पानी पिए। दूसरा, लो कैल्शियम यूज़ करें, सोडियम इन डायलिसिस, यूज़ लो कैल्शियम, हमें कम कैल्शियम और कम क्या करना पड़ेगा, सोडियम यूज़ करना पड़ेगा डायलिसिस में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ़ पेशेंट बॉडी इज़ रिजेक्टिंग डायलिसिस। देखिए, अगर किसी पेशेंट की बॉडी, अब आपने किसी पेशेंट को लगाया और लगाते ही उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हुए, बार बार हो रहे हैं, एक बार नहीं, जब भी आप लगा रहे हैं और बार बार इस तरीके के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं अभी बताऊंगी, तो आप समझ जाइएगा कि उस पेशेंट की बॉडी जो है डायलिसिस को लेने के लिए तैयार नहीं है, उस पेशेंट की बॉडी जो है डायलिसिस को रिजेक्ट कर रही है। ये सिम्टम्स क्या है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, ऑल ऑफ एबव। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट की बॉडी डायलिसिस को रिजेक्ट कर रही है। नंबर 1 है, उसको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, भूख लगेगी, वीकनेस आएगी और थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सी क्या है, इचिंग, खुजली हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प्स होंगे और स्पेशली कहाँ होंगे, लेग्स में, पैर में, और एनीमिया, मतलब अब जब खाएगा पिएगा नहीं तो ब्लड की कमी तो होगी, ठीक है, तो एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाई डू डायलिसिस पेशेंट स्लीप सो मच। डायलिसिस पेशेंट बहुत ज़्यादा क्यों सोते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज मसल कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इसका ये क्यों हुआ, देखिए, जब भी किसी पेशेंट के अंदर, जो डायलिसिस पेशेंट है उनमें क्या होता है कि मसल कैटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, मसल कैटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, थक जाती हैं। वो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी या थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, मसल्स में थकावट, मसल्स थकना शुरू कर देती हैं जल्दी। उसी वजह से जो डायलिसिस पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्संगुइनेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। देखिए, इस पे भी अलग से वीडियो बना हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द एक्संगुइनेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। तो जो एक्संगुइनेशन है हीमोडायलिसिस का, क्या ये हाइपोक्सिया है, शॉक है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग है, या हाइपरटेंशन। एक्संगुइनेशन किसे बोलेंगे, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, तो ये सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है, एक्संगुइनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेरी एंड पोर्ट वाइन किलर ऑफ ब्लड इन हीमोडायलिसिस। अब किसी पेशेंट की हीमोडायलिसिस चल रही है, मीन डायलिसिस चल रही है, और दैट टाइम क्या हो जाए, उसका जो ब्लड का कलर है वो चेरी कलर में दिखाई देने लगे या पोर्ट वाइन कलर में दिखाई देने लगे, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को हीमोलाइसिस हो गया है। मीन्स क्या है इसका, हीमोलाइसिस होने का, कि पेशेंट को हीमोलाइसिस हो गया है, कि पेशेंट की जो रुधिर है उसमें से जो आरबीसी हैं वो क्या हो गई, टूटना शुरू हो गई हैं, रुधिर कर्काएं टूट रही हैं, जिसकी वजह से उस रुधिर कर्काओं को, आरबीसी के टूटने को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। तो पेशेंट को हीमोलाइसिस हो गया है। अगर डायलिसिस चलते समय अगर किसी पेशेंट के कलर को, अगर आप चेरी कलर में, ब्लड के कलर जो है चेरी कलर का या पोर्ट वाइन कलर का हो जाए, तो समझ जाइएगा उस पेशेंट को हीमोलाइसिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the main cause of pyrogenic reaction during hemodialysis? मेन कॉज क्या है पायरोजेनिक रिएक्शन का, अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस चल रही है तो, ठीक है। तो देखिए, मेन कॉज क्या होगा पायरोजेनिक रिएक्शन का, अगर हीमोडायलिसिस चल रही है तो दैट सिचुएशन में देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया, या बी एंड सी। तो इसमें क्या होगा, इसमें बी भी होगा और सी भी होगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, इसका आंसर डी। अब देखिए, चाहे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ले लें, चाहे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ले लें, दोनों बैक्टीरिया एक तरह की प्रोटीन है। क्या है, एक तरह की प्रोटीन है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों ही एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया को मतलब सिक्रीट करते हैं।
क्या, एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया को, लेकिन एंडोटॉक्सिन को नहीं। एंडोटॉक्सिन क्या है, एंडोटॉक्सिन ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और जो हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है लिपोप्रोटीन की, ठीक है, मतलब लिपिड की एक लेयर है, वो क्या कहलाती है, एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के नाम से जानी जाती है। तो एक प्रोटीन और एक लिपिड। तो इसका जो आंसर होगा कि व्हाट इज द मेन कॉज, तो मेन कॉज है पायरोजेनिक रिएक्शन। पायरोजन कौन है, बाहर से आए हुए कोई चीज़, अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई वायरस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारे लिए जो पायरोजेनिक रिएक्शन किसकी वजह, जिस पायरोजन की वजह से पायरोजेनिक रिएक्शन होते हैं मेनली, वो कौन है, हमारा एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हेडर सिंड्रोम। देखिए हेडर सिंड्रोम किसे बोलते हैं, हेडर सिंड्रोम आखिर होता कैसे है। अगर आपने देखा हो, जो हमारी इस तरीके से ये किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी है, यहाँ पे इसके दोनों तरफ ढक्कन होते हैं। ये ढक्कन अगर प्रॉपर तरीके से वॉश ना हुए हों, प्रॉपर अनक्लीन मतलब प्रॉपर क्लीन ना हुए हों, ठीक है, तो दैट टाइम में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इस चीज़ को हेडर सिंड्रोम बोलते हैं कि ये हेडर प्रॉपर वॉश नहीं थे, इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या कहलाता है, हेडर सिंड्रोम। तो इसका जो आंसर होगा, डायलस आर हेडर नॉट वॉश प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइना। एंजाइना वैसे तो सभी को पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। देखिए एंजाइना क्या है, लेस ब्लड फ्लो रेट होगा इन वास्कुलर कैपिलरीज कॉज चेस्ट पेन। मतलब ब्लड फ्लो रेट जो है वास्कुलर कैपिलरीज में, जो हमारी इसका मुझे हिंदी में नहीं आ रहा, जो हमारी वास्कुलर कैपिलरीज हैं, इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो रेट कम हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारी कैपिलरीज हैं, इनमें जो खून का बहाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब इन्हीं में खून का बहाव कम हो जाएगा तो हमारे हार्ट तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी। जब हार्ट तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हार्ट भी कम काम करना बंद कर देगा, तो उससे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एंजाइना कहलाता है। व्हाट इज इम्पैटिगो। इम्पैटिगो क्या है, इम्पैटिगो एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है। अब ये स्किन इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं। देखिए अगर हम एलर्जी बोलते हैं तो एलर्जी जैसे किसी मेडिसिन से या किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो जाती है तो रेड चकत्ते से पड़ जाते हैं या खुजली होती है, ठीक है। प्रूराइटिस क्या है, अगर किसी को खुजली वगैरह हो जाए तो ये क्या कहलाती है, प्रूराइटिस कहलाता है। अब सेलुलाइटिस क्या है, सेलुलाइटिस में कुछ मतलब ऐसे छोटे छोटे से ऐसे ब्लिस्टर टाइप के बन जाते हैं। अब ये जो स्किन इन्फेक्शन है, जो इम्पैटिगो स्किन इन्फेक्शन है, ये क्या होता है, ये मेनली उन बच्चों को होता है। अब बच्चे भी कौन से, या तो इन्फेंट हो या इनकी जो एज है मतलब या यंग चाइल्ड हो, मतलब यंग बच्चे हों, मतलब इन्फेंट में या 6 साल तक के बच्चों में, इस तरीके से ये मतलब बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, बड़ों में तो अभी तक नहीं देखा गया है। और ये मेनली इफेक्ट कहाँ करता है, नोज़ पे और फेस पे, मतलब नोज़ एरिया पे और फेस एरिया पे ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इस स्किन इन्फेक्शन में क्या होता है कि रेड हो जाता है और उनमें ना पस टाइप का, मतलब थोड़े थोड़े ब्लिस्टर हो जाएंगे, उनमें पस पड़ जाएगा, मतलब फोड़े से, और उसमें पस पड़ जाता है, रेड से खून भी भर जाता है कभी। तो ये तरह का जो इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फेंट्स में या यंग चिल्ड्रंस में होता है, ये क्या कहलाता है, इम्पैटिगो। बड़ों में नहीं होता है ठीक है, ये मोस्टली बच्चों में ही होता है, तो ये क्या कहलाता है, इम्पैटिगो। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेनोसिस। देखिए स्टेनोसिस क्या है, एक तो होता है थ्रम्बोसिस। थ्रम्बोसिस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे रुधिर का थक्का जम जाए, वो क्या कहलाता है, थ्रम्बोसिस। लेकिन जो स्टेनोसिस है उसमें क्या होता है कि नैरो ब्लड वेसल्स ऑफ एवी फिस्टूला, मतलब जो एवी फिस्टूला की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, संकरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर आफ्टर डायलिसिस। कौन से कॉम्प्लिकेशंस डायलिसिस के बाद हो सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर या एक्सेस साइट इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट, मसल क्रैम्प्स या इटची स्किन। तो देखिए ये सारे के सारे, चाहे हाइपोटेंशन में भी जा सकता है पेशेंट डायलिसिस के बाद में, और उसके फिस्टुला की जो साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट भी जम सकता है अगर ज़्यादा मतलब प्रेशर से बांध दोगे, मसल क्रैम्प्स भी आ जाते हैं पेशेंटों को डायलिसिस के बाद,
और स्किन में मतलब आपकी बॉडी में क्या हो सकती है, जो डायलिसिस पेशेंट है उसको क्या हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ एबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग डायलिसिस। अब मेन कॉज पूछ रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के बहुत सारे कॉज नहीं पूछ रहा, मेन कॉज पूछ रहा है कि ड्यूरिंग डायलिसिस अगर कौन सा ऐसा जो कॉज होगा जिसमें अगर आप हेपेरिन वगैरह भी दे दें तो दैट सिचुएशन में भी ब्लड क्लॉट हो जाए। क्योंकि बहुत बार देखा है कि हम उसे हेपेरिन भी दे देते हैं, दैट फिर भी उसका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है पेशेंट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो का धीरे धीरे कम हो जाना। जैसे मानिए कि हमने स्पीड तो मतलब 200 या 300 पे लगाई, लेकिन किसी वजह से उतना फ्लो आ ही नहीं रहा है, खच खच करके डायलिसिस चल रही है, कभी रुक रहा है कभी आ रहा है, या फिर बहुत धीरे धीरे से मतलब ब्लड फ्लो हमें उतना नहीं मिल पा रहा है जितना हमें उतनी स्पीड जो हमने स्पीड लगाई है उसी स्पीड पे हमें उतना ब्लड फ्लो मिल ही नहीं पा रहा है। तो दैट सिचुएशन में क्या होता है, क्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही मेन कॉज है कि अगर आप डायलिसिस वगैरह में हेपेरिन वगैरह भी प्रॉपर देते हो फिर भी डायलाइजर अगर क्लॉट हो जाता है तो मीन्स कि ब्लड फ्लो में कहीं प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स ब्लड फ्लो कम हो गया है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द साइन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के साइन क्या हैं, स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस, वार्म फीलिंग अराउंड द एरिया ऑफ क्लॉट, सीवियर पेन एंड स्वेलिंग। देखिए अगर वैसे बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये सारे ही हैं कि थ्रोम्बोसिस होगा, ब्लड क्लॉट होता है तो पेन भी होता है या स्वेलिंग भी होती है, लेकिन इसका जो मेन कॉज है वार्म फीलिंग अराउंड द एरिया ऑफ द क्लॉट। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्लॉट मतलब जहाँ पे क्लॉट बन रहा होगा ना वहाँ पे गर्माहट फील होती है पेशेंट को। ये स्वेलिंग वगैरह तो जो आएगी बाद की चीज़ है कि स्वेलिंग हो गया या हार्ट टाइट हो गया, ये तो नॉर्मल भी इन्फेक्शन में भी हो जाता है, लेकिन जहाँ पे क्लॉट अगर फॉर्म होना शुरू हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, उस एरिया में गर्मी फील होती है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरेमिक फ्रोस्ट क्या है, सीवर एजोटोमिया हो या फिर टिनी येलो वाइट यूरिया क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाए स्किन के ऊपर, या फ्रोस्टेड अपीयरेंस हो जाए, स्वीट मतलब ऐसी नमक जैसी और उसमें मतलब पसीने के साथ वो बाहर निकलने लग जाए। तो ये सारे जो कॉज हैं या फिर ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये क्या है, यूरेमिक फ्रोस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस एक्सेप्ट। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स क्रैम्पिंग है जो कि मतलब हीमोडायलिसिस मतलब ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो कभी भी जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स कभी भी नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर किसी को हाइपरटेंशन है उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, शायद हो भी सकते हैं, हाइपोटेंशन है तो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ठीक है, अगर लो सोडियम लेवल है तो हो सकते हैं, हाई सोडियम लेवल है हो सकते हैं, लेकिन जो मसल्स क्रैम्प को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता वो क्या है, हाइपोवॉलीमिया। कितना वॉल्यूम लगाया कितना नहीं लगाया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिपेंड करेगा कितना सोडियम है, क्या मसल हाइपोटेंशन में गया पेशेंट, कहाँ गया, वो सारे पैरामीटर्स मसल्स क्रैम्प्स के लिए हैं, लेकिन हाइपोवॉलीमिया किसी भी तरीके से मसल्स क्रैम्प्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द हीमोडायलिसिस पेशेंट डिस्करेज फ्रॉम ईटिंग हैवी मील्स बिफोर एंड ड्यूरिंग डायलिसिस। मतलब क्या चीज़ डायलिसिस पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो ऐसा कौन सा सिम्टम्स है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिस्करेज फील करते हैं। तो देखिए अगर पेशेंट खाना खा रहा है, चाहे वो थोड़ा खाएगा तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ा ज़्यादा खा रहा है तो दैट सिचुएशन में क्या होता है, चाहे वो ड्यूरिंग डायलिसिस खाए चाहे बिफोर डायलिसिस खाए, ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा उसको हाइपोटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस थोड़ा कम खाना खाओ या घर से भी थोड़ा कम खाना खा के चलो। कोई तो खा के ही नहीं आता और कोई बहुत ज़्यादा खा के आता है, तो ये दोनों ही चीज़ें ख़राब हैं। एक लिमिट अमाउंट में पेशेंट को फूड लेना चाहिए, खाना लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाउ डू यू मैनेज एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। आप कैसे एयर एम्बोलिज्म को मैनेज करेंगे ड्यूरिंग डायलिसिस। सबसे फर्स्ट है प्रिवेंट फर्दर एयर एंट्री बाय क्लैंपिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो भी एयर आ रही है ना, जो भी ट्यूबिंग वगैरह में, वहाँ आप सब पे क्लैंपिंग कर देंगे जिससे कि और एयर ना जा सके आ सके। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, पेशेंट को एकदम या तो फ्लैट सुलाएंगे और फ्लैट करते हुए क्या कर देंगे,
लेटरल साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेटरल, मतलब एक तरफ उसको करवट, लेफ्ट साइड की तरफ करवट दिला देंगे उल्टे हाथ की तरफ। ये पोजीशन जो होती है ये क्या कहलाती है, ड्रंक पोजीशन। और एकदम जो फ्लैट वाली पोजीशन होती है ये क्या कहलाती है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, ये दो पोजीशन आप यूज कर सकते हैं। तीसरी क्या है, टेंडर वर्क पोजीशन, जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर। ठीक है, ये तीनों पोजीशन दे सकते हैं। उसको 100% आपको ऑक्सीजन देना होगा। और सेरेब्रल एडिमा को क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा, मतलब वो एयर, मतलब ऊपर तक सेरेब्रल एडिमा ना हो, वहाँ तक ना पहुँचे। ठीक है, तो जो इसके जो सिम्टम्स हैं, जो कि कैसे मैनेज करेंगे हम एयर एम्बोलिज्म को, तो ये सारे ही सिम्टम्स को, मतलब ये सारे ही, मतलब जो हमने मैनेजमेंट में जो सपोर्ट दिए हैं, जो दे रखा है, वो सभी के सभी हमें एयर एम्बोलिज्म को मैनेजमेंट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाउ डू आई नो इफ़ योर बैक पेन इज़ किडनी पेन। मतलब आप कैसे पता करेंगे कि हमारे जो बैक पेन हो रहा है ये किडनी का पेन है, मतलब हमारी किडनी से रिलेटेड है ये पेन। तो अब इसमें आप पहला आता है कि किडनी पेन इज़ फेल्ट हायर एंड डीपर इन योर बॉडी देन बैक पेन। देखो, इसमें अगर आपका किडनी का पेन है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको क्या होगा कि बहुत गहराई में और थोड़ा सा ऊपर की तरफ दर्द होगा। ठीक है, अदर बैक पेन में क्या होगा, आपको नीचे की तरफ अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब किडनी पेन है, नहीं। अगर आपको ऊपर साइड पे और डीप में जाके पेन हो रहा है और कंटिन्यूसली पेन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, फील पेन अपर हाफ ऑफ योर बैक नॉट द लोअर पार्ट। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है। बैक डिस्कम्फर्ट, मतलब आपकी पीठ जो है डिस्कम्फर्ट रहेगी। पेन इन वन और बोथ साइड, आपको पेन जो है, जो हमारी बोन में जो हमारी ये आ रही है बोन मैरो, इसकी एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी फील हो सकता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, ये पेन जो हमारी रिब्स हैं इनके नीचे की तरफ हमें फील होता है। ये पेन बिल्कुल नीचे जाके नहीं, जो हमारी रिब्स जहाँ पे ख़त्म हो रही है उधर होगा और डीप में फील होगा और कंटिन्यूसली फील होगा। लेकिन अगर ऐसा पेन हो जो कि रुक रुक के हो रहा है तो ये किडनी पेन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली डीपर और थोड़ा सा अपर साइड पे पेन अगर फील हो रहा है बैक में, तो इट मीन्स कि ये पेन किडनी पेन है। तो दैट सिचुएशन में आपको दिखाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ एबव होगा। दूसरा आता है, हाउ डू यू डिटेक्ट एन एयर एम्बोलिज्म। आप एयर एम्बोलिज्म को कैसे डिटेक्ट करेंगे अगर किसी पेशेंट की डायलिसिस चल रही है। देखिए, या तो उसको डेस्पेनिया हो जाए, कंटिन्यूस वो कफ आ रहा है उसको, या चेस्ट पेन हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, या फिर हाइपर कैप्निया हो रहा है, या हाइपोटेंशन हो रहा है, या टेकपीनिया हो रहा है, या वीजिंग हो रहा है, या फिर ब्रोंकोस्पास्म, टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो रहा है। तो आप ऐसे इन सिम्टम्स को देख के डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट एयर एम्बोलिज्म में गया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेन इंडिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस। मेन इंडिकेशन क्या है हीमोडायलिसिस का। अब इसमें क्या है, इंट्रैक्टेबल हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस, यूरेमिक सिम्टम्स, मतलब नोजिया, प्रूराइटिस, वोमिटिंग वगैरह, या एसिडोसिस मतलब खाना वगैरह नहीं पच रहा है, या फिर उसका पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो ये सारे ही सिम्टम्स क्या है, ये बताते हैं कि पेशेंट जो है, पेशेंट को हीमोडायलिसिस की मीन्स नीड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है हमारा, इन विच डिजीज यूवीबी फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट इज यूज्ड। यूवीबी फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट आप किस डिजीज़ में यूज़ करते हैं। तो देखिए, यूवीबी फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है हम यूज़ करते हैं प्रूराइटिस में। मीन्स कि अगर किसी पेशेंट को खुजली एरा हो जाती है, दैट सिचुएशन में हम यूवीबी फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।